हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स क्लास 11 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8, दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया। राइट। अब जैसे हमने अभी तक जो चीज़ें समझी, हमने ये देखा है कि इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसा था। इंडिया ने फिर जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने से पहले, दैट मीन्स फ्रॉम 1950 टू 1990 के बीच में कैसा था, एंड देन जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए तब वो कैसा था। तो दैट मीन्स कि ये क्या है, ये इंडिया की एक डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री है कि इंडिया ने इस तरीके से डेवलप किया है। अगर हम उसको कॉम्प्रिहेंड करते हैं तो हम इसको ये चीज़ से समझ सकते हैं कि इंडिया का जो अगर कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं फ्रॉम 1947 से 2023 तक का, तो हमने ये चीज़ें समझी कि इंडिया तीन चीज़ों पे मास्टरी करी है। मास्टरी करना सेंस मतलब जो फेजेस है वो तीन फेजेस है। सबसे पहला है कि इंडिया ने रेजिलियंस शो किया है अगेंस्ट द एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि तब कोल्ड वॉर का एरा था, तो वहाँ से रेजिलियंस शो किया है। एंड उसके अकॉर्डिंगली इंडिया ने एडप्टेशन लाया है। एडप्टेशन इन द सेंस कि जब एक्सटर्नल फैक्टर्स ग्रो हो रहे थे तो इंडिया ने अपना ग्लोबलाइज नहीं किया था। जब ग्लोबलाइज नहीं किया तो इंडिया खुद का मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने की कोशिश कर रहा था, बट वो नहीं कर पाया। वो नहीं कर पाया तो हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंस ज़्यादा बढ़ गया, जिसके चलते हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस कम रह गया और हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया। एंड अल्टीमेटली हमने फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाया, जिसके चलते हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है। तो तीन चीज़ों पे फोकस की जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया की। सबसे पहले रिजीलियंस रहा है, देन इंडिया ने अडेप्टेशन रहा है, एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन रहा है। ये तीनों का बेस लेके इंडिया में जो लेसन्स लर्न किए हमने, जिसमें सबसे पहली चीज़ हमने क्या सीखी है, हमने इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी सीखी है कि क्या टाइप के पॉलिसीज फ्रेम होनी चाहिए। ओके। सेकेंड चीज़ जो हमने सीखी है कि इवन दो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आए हैं, बट स्टिल वी आर फेसिंग विथ सर्टेन सोसाइटल चैलेंजेस लाइक इनइक्वालिटी हो गया। राइट। एंड थर्ड चीज़ जो हमने सीखी कि हम एनवायरनमेंट को भी कंसर्न करना स्टार्ट कर दिया है। राइट। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जब इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, दैट मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था, तो जब ये बीओपी क्राइसिस हो गया तो उससे ओवरकम करने के लिए तीन चीज़ें अडॉप्ट की गई इंडिया में। सबसे पहली चीज़ थी वॉज द लिबरलाइजेशन, देन प्राइवेटाइजेशन, एंड देन कम्स द ग्लोबलाइजेशन। सो इवन दो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर लिया, राइट, हमने अगर इंडिया का डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री यानी कि डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस समझते हैं, तो हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया जिसके अंदर ये तीन चीज़ें मेजर इंपॉर्टेंट रखी। एंड फिर भी इंडिया में जो मेजर चीज़ें लैक कर रही थी, दैट वाज थ्री थिंग्स। राइट। जो फर्स्ट थिंग थी इंडिया में जो काफ़ी ज़्यादा परसिस्ट हो गई थी, दैट वाज इन इक्वालिटी, कि इंडिया में इनइक्वालिटी काफ़ी ऊपर है। मतलब एट प्रेजेंट देखेंगे, आईएमएफ का डेटा है कि इंडिया में कहा गया कि इनइक्वालिटी इज एट इट्स पीक, कि ये पीक पे चल रहा है अभी इनइक्वालिटी। राइट। सेकेंड थिंग ऐसा है कि इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है एंड अर्बनाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और ये दोनों का हमने समझा था इससे पहले वाले वीडियोस में कि ये दोनों के चलते एनवायरनमेंट में इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, अल्टीमेटली क्लाइमेट चेंज हो रहा है। राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक कंट्री की एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है। हमने यहाँ पे देखा है कि हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना सीखा और हमने सोसाइटल चैलेंजेस को भी फेस करना सीखा। तो उसके बेसिस पे हमने एक हमारा होमवर्क किया कंट्री ने। तो कंट्री ने होमवर्क किया और अब जो भी पॉलिसीज बन रही है वो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके बन रही है। वेर एज ये वीडियो में हम ये भी चीज़ समझेंगे कि नॉट जस्ट फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, हम हमारे नेबर यानी कि जो चाइना और जो पाकिस्तान है, जो इंडिया के साथ ही इंडिपेंडेंट हुए थे, हम उनका भी एक ग्रोथ और डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री समझेंगे। उन्होंने क्या चीज़ों पे फोकस किया, क्यों चाइना आज के टाइम पे वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और क्यों पाकिस्तान अभी तक ग्रो नहीं हो पाया है। राइट। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर वेरी फर्स्ट स्लाइड, दैट इज द इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि वी आर फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज जो पाकिस्तान, चाइना और इंडिया ने अडॉप्ट की गई है। एंड इसके लिए हम फोकस करेंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे द डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को फोकस करेंगे, जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशंस कितना है उनका, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस कितने हैं, और क्या टाइप के लेसन्स हमने लर्न किए हैं फ्रॉम दीज नेशंस एक्सपीरियंस। लाइक रिसेंट एग्जांपल क्या है कि चाइना का जो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके वजह से वो एक वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो इसकी वजह से वो रीजनल डायनामिक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। राइट। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सी
एक आईएएस ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो या एक पॉलिसी मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि आपको आपके नेबर्स को समझना क्यों जरूरी है। बिकॉज द मोर यू विल अंडरस्टैंड योर नेबर्स, द मोर यू विल अंडरस्टैंड देयर पॉलिसीज। आप उनकी पॉलिसीज के बारे में समझोगे एंड वहां से आप एक्सपीरियंस लोगे कि ठीक है, क्योंकि ये दोनों का एग्जाम्पल क्यों लिया जाता है, ये दो कंट्री का, ये दो नेबर का, फॉर आवर इकोनॉमिक पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो ये दोनों कंट्री का जो इंडिपेंडेंस था वो इंडिया के साथ ही हुआ था। पाकिस्तान का तो चलो 1947 में ही हो गया और चाइना का 1949 में हो गया। दैट मीन्स कि ये तीनों को ग्राउंड जीरो मिला था आफ्टर दे गॉट इंडिपेंडेंट। अब जैसे जैसे इंडिपेंडेंट होते गए, मतलब जैसे जैसे हम इंडिपेंडेंट के बाद डिवॉल्यूशन होते गए, वी वर ऑल ऑन द सेम ग्राउंड, यानी कि वी वर ऑलमोस्ट सिमिलर थे। दैट मीन्स कि इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 में, पाकिस्तान का 1956 में आया था एंड चाइना का 1953 में आ चुका था, राइट। सो दैट मीन्स कि तीनों की सेम टाइप की डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज थी, राइट, एंड सेम टाइप की ग्रोथ भी हो रही थी। इस पे एक बहुत ही फेमस कोट आया गया था बाय जॉन एफ कैनेडी, दैट इज ज्योग्राफी हैज मेड अस नेबर्स, हिस्ट्री हैज मेड अस फ्रेंड्स। यानी कि ज्योग्राफी ने हमें नेबर बनाया है बट हिस्ट्री ने हमें फ्रेंड बनाया। दैट मीन्स फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया एंड पाकिस्तान वर सेम कंट्री एंड चाइना के साथ वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, राइट, फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सो कहने का मतलब क्या है कि द मोर यू अंडरस्टैंड योर नेबर्स, द मोर यू विल लर्न फ्रॉम देम, और आप अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री या डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री उस पर और बेटर तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। ओके, तो अगर डेवलपमेंट पाथवे देखते हैं तो जैसे हमने देखा कि एक सिमिलैरिटी थी स्ट्रेटेजीज में कि सारी कंट्री ने इनिशियली फोकस किया था कि लार्ज पब्लिक सेक्टर्स होने चाहिए और सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए। लार्ज पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट हेल्ड चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पॉइंट ये था कि तब ग्लोबलाइजेशन का एरा नहीं आया था, हमने सब कॉलोनियल लेगेसी का पार्ट हो चुके थे, जिसके अंदर एक प्राइवेट कंपनी आई थी दैट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इतनी पावरफुल बन गई थी कि उसने फिर पूरे कंट्री पर रूल करना स्टार्ट कर दिया था, राइट। तो कहने का मतलब कैसा है कि ये सारे लेसन से उन्होंने लर्न किया और कहा कि नहीं, हमें एक लार्ज पब्लिक सेक्टर चाहिए जो सोशल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करेगी, क्योंकि तीनों ही कंट्री तब इंडिपेंडेंट हुई थी जिनकी कंडीशन इतनी खास अच्छी थी नहीं। ओके, तो अगर ग्रोथ पैटर्न समझते हैं तो अंटिल 1980s इनका जो ग्रोथ रेट था, पर कैपिटा इनकम था, दे वर रिलेटिवली सिमिलर। बट चेंज कब आया? जब चाइना ने रिफॉर्म्स लाया 1980s में। तो जब चाइना में मार्केट रिफॉर्म्स आया तो वहां से उसमें एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आया, जिसने एक लेसन दिया फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान कि आप भी ये तरीके की रिफॉर्म्स लाना जरूरी है इन ऑर्डर टू बिकम अ डेवलप कंट्री। ओके, तो अगर चाइना का डेवलपमेंट जर्नी समझते हैं तो चाइना में जो सबसे ज़्यादा उसने फोकस किया था दैट वाज द ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1958, जहां पे चाइना ने कहा कि हम इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करेंगे, दैट वी विल बी फोकसिंग ऑन हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। दिस वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 5 ईयर प्लान्स ऑफ चाइना, जहां पे उन्होंने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था, जहाँ पे बोला कि मास मोबिलाइजेशन होगा, एग्रीकल्चर कलेक्टिविज्म होगा। एग्रीकल्चर कलेक्टिविज्म का मतलब ये आ जाता है कि आपने सारे ही जो स्मॉल फार्मर्स है सबको मिला के, सबकी छोटी छोटी ज़मीन लेके एक बड़ा ज़मीन बना दिया, दैट इज़ दी एग्रीकल्चर कलेक्टिविज्म, यानी कि सब मिला के एक तरीके से एग्रीकल्चर करेंगे। हालांकि यहाँ पे मेजर जो चीज़ थी वो था मास मोबिलाइजेशन की। उन्होंने मास मोबिलाइजेशन किया और उन्होंने जो फिगर्स थे वो ओवर रिपोर्ट किए। तो जब फिगर्स उन्होंने बनाए तो वो जितना एक्चुअल फिगर था प्रोडक्शन का उससे ज़्यादा बताया, तो उससे एक्चुअली क्या हो गया कि शॉर्टेजेस आने लग गए, अल्टीमेटली चाइना में फेमाइन आ गया था। तो जब फेमाइन आ गया तो ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड वाज टोटल फेलियर फॉर इंडिया, दैट मीन फेलियर फॉर चाइना। दैट मीन्स कि चाइना ने ये चीज़ करी बट वो फिर फेल्ड हो गया। बट आफ्टर 20 ईयर्स चाइना ने इनिशिएट किया अ सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स लाया और वहां पे प्राइवेट ओनरशिप लेके आया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में इंक्रीज किया। तो जब प्राइवेट ओनरशिप आ गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया, तो उसके चलते इंडिया का चाइना का ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। एंड जो अगर हम अभी देखते हैं तो अभी चाइना का जो जीडीपी है वो 22 ट्रिलियन पे, $22.5 ट्रिलियन पे। तो ये बता रहा है कि चाइना में एक बहुत ही स्ट्रांग ग्रोथ हुई है, जो मैन्युफैक्चरिंग उसका मेजर बेस है। हालांकि सर्विसेज भी इसका बेस है बट मैन्युफैक्चरिंग भी इसका मेजर बेस माना गया है। ओके, वेरेज अगर हम पाकिस्तान का समझते हैं
तो पाकिस्तान में जो ग्रोथ चल रही थी दे वर सिमिलर लाइक इंडिया, राइट, दे वर सिमिलर लाइक इंडिया। एंड इन्होंने मतलब सेम तरीके की पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी। फॉर एग्जांपल मिक्स इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लाया था, तो दैट वाज मोर और लेस सेम काइंड ऑफ पॉलिसी। सेकंड जो पॉलिसी थी दैट वाज नेशनलाइजेशन, जो 1970s में आया था। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, दैट आप मेजोरिटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स है वो पब्लिक सेक्टर को कर दो, यानी कि गवर्नमेंट के पास कर दो। अब इनका पॉइंट यही था कि गवर्नमेंट के पास आने से वो सोशल वेलफेयर की तरफ जाएगा, बट हुआ ये कि जब गवर्नमेंट के पास आ गया तो वहां पे ब्यूरोक्रेसी में करप्शन होने लग गया। अब जितना ज़्यादा करप्शन होता गया उतना ज़्यादा इनएफिशिएंसी इंक्रीज होती गई, और जितनी ज़्यादा इनएफिशिएंसी इंक्रीज होती गई उतने लॉस मेकिंग होते गए ये सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। अब जितने ज़्यादा लॉस मेकिंग होते गए पब्लिक सेक्टर यूनिट, क्योंकि नेशनलाइजेशन कर दिया, अब वो वापस प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, लॉस मेकिंग हुआ, तो उससे इकोनॉमी की कंडीशन और ज़्यादा खराब होने लग गई। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होने लग गया, जो इन्वेस्टमेंट आ भी रहा था वो सारा बाहर जाने लग गया, यानी कि इंडिया में आने लग गया या चाइना में आने लग गया। तो उस तरीके से यहाँ पे फंक्शन हो रहा था। सो अल्टीमेटली ये फेल हो चुका था, राइट। बट फिर उन्होंने 1980s में एक शिफ्ट लाया टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन एंड मार्केट लिबरलाइजेशन, तो वापस वहाँ पे रिज्यूमशन आया। एंड अल्टीमेटली जो अभी की अगर हम रिसेंट ग्रोथ देखते हैं तो 2017-18 में वहाँ की जीडीपी 5.5% से ग्रो कर रही है, लेकिन देयर इज स्टिल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन पाकिस्तान, और वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन रेमिटेंसेस चल रहा है, यानी कि उनकी डोमेस्टिक इनकम इतनी नहीं हो रही, वो फॉरेन इनकम पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। तो दैट इज द सिनेरियो विद द पाकिस्तान। अगर हम कंपेयर करते हैं, वी कंपेयर द डेमोग्राफिक्स, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, पाकिस्तान की 227 मिलियन है, चाइना इज ऑल्सो 1.4 बिलियन, दिस वॉज अ फिगर एस्टिमेट्स ऑफ 2023। और की इंडिकेटर देखा जाए तो जो इंडिया की फर्टिलिटी रेट है वो 2.2 है, चाइना की 1.7 है, एंड पाकिस्तान की 3.6 है, यानी कि चाइना की कम हो चुकी है, इंडिया की बढ़ रही है, और पाकिस्तान की अभी काफ़ी ज़्यादा है। वेरे सेक्स रेशियो देखा जाए तो तीनों ही नेशन में सेक्स रेशियो काफ़ी ज़्यादा लो है। इसका मेजर इन्फ्लुएंस है कि जो कल्चरल प्रेफरेंस है तीनों ही कंट्री में वो मेल चिल्ड्रन की तरफ है, कि हमें एक लड़का ही चाहिए। तो ये तरीके का प्रेफरेंस जब होता है तो उसके चलते जो सेक्स रेशियो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। ओके, वेरेज अगर हम जीडीपी समझते हैं कि इनका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कंपैरिजन देखा जाए तो जो इंडिया है वो $9.3 ट्रिलियन पे है, चाइना बहुत आगे हमसे 22.5 ट्रिलियन पे। तो आप जब भी कंपेयर करो ना इंडिया और चाइना को, तो ये फिगर ज़रूर माइंड में रखो कि चाइना के पास बहुत ज़्यादा पैसा है कंपेयर टू इंडिया, और पाकिस्तान के पास तो बहुत ही कम है। ओके, सो कहने का मतलब क्या है कि ये करंट जीडीपी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि चाइना ने जो रिफॉर्म्स थे वो 10 साल पहले ले आया, प्लस उसकी जो पॉलिसीज है वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है चाइना में। ऐसे देखा जाए तो इंडिया में भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, बट चाइना में इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, वहां पे एक ही पार्टी है। यहाँ पे इंडिया में मल्टी पार्टी का कॉन्सेप्ट है, और पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से ये इशू होता है। अगर हम हिस्टोरिकल ग्रोथ ट्रेंड समझते हैं तो 1980s का देखा जाए तो चाइना ने एक डबल डिजिट ग्रोथ किया था, वेर एज इंडिया अभी भी लैग कर रहा है कि वो डबल डिजिट ग्रोथ पे नहीं आ पा रहा है। एंड जो रीसेंट ग्रोथ रेट है 2015 से 17 के बीच में देखा जाए तो इंडिया 7.3 रहा है, चाइना 6.8 रहा है, और पाकिस्तान 5.3 रहा है। तो ये सब में ग्रोथ रेट देखा जाए तो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा है। सो हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम 22.5 ट्रिलियन पे नहीं, बट स्टिल हम उसके नियर बाई पहुंचने स्टार्ट हो गए हैं। दैट मीन्स वी आर डेवलपिंग, हम उसको और अच्छे से डेवलप कर रहे हैं। ओके, वेरेज अगर सेक्टरल कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो एग्रीकल्चर में जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है इंडिया का वो जस्ट 16% है, पाकिस्तान का 24% है, और चाइना का सिर्फ 7% है। क्यों? क्योंकि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 41% कॉन्ट्रीब्यूशन है, इंडिया में जस्ट 30% है, पाकिस्तान में 19% है। ये एक मेजर फैक्टर है कि जितना ज़्यादा आपका इंडस्ट्रीज यानी कि मैन्युफैक्चरिंग से कंट्रीब्यूशन होगा ना, उतना ज़्यादा आपका जीडीपी बढ़ता रहेगा, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा। वेरे सर्विसेज में देखा जाए तो चाइना 52% का कंट्रीब्यूशन लेता है, पाकिस्तान 57% और इंडिया 54%, राइट। तो अगर एनालिसिस करते हैं कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू चाइना, ये ज़्यादा है इन इंडिया एंड पाकिस्तान एज कंपेयर टू चाइना, कि एग्रीकल्चर से सर्विसेज में जो ट्रांजिशन है
वो इनमें कम है। वेरएज अगर फिगर देखा जाए तो चाइना का फिगर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है कि एग्रीकल्चर में 7% है, मैन्युफैक्चरिंग में 41% है, और सर्विसेज में 52% है। सो दिस इज हाउ यू शुड प्रोग्रेस, कि आपको धीरे धीरे उसके अंदर इंक्रीज करते जाना है, जिसमें यहाँ पे ज़्यादा आपका फोकस रहना चाहिए। इंडिया यहाँ पे लैग कर रहा है। ओके, अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर में देखते हैं कि जो इंडाइसेस है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो इंडिया का स्कोर 0.645 है, चाइना का 0.761 है, पाकिस्तान का 0.557 है। वेरे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंडिया की 69.7 ईयर्स है, चाइना की 76.9 ईयर्स है, एंड पाकिस्तान की जस्ट 67.3 ईयर्स है। तो देखा जाए तो चाइना में कंपैरेटिवली हेल्थ इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छे हैं, इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी अच्छा स्कोर है इसका, एंड पोवर्टी लेवल में देखें तो इंडिया और पाकिस्तान में कुछ खास डिफरेंस नहीं है पोवर्टी का, वेरएस चाइना में पोवर्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा कम है, दैट इज जस्ट 1.7%। सो देखा जाए तो चाइना इज मच बेटर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ जीडीपी और पोवर्टी लेवल्स एक्सेट्रा, राइट। इसका रिसेंट एग्जांपल है कि जो चाइना का पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है वो काफ़ी ज़्यादा वे में हेल्प किया है टू लिफ्ट मिलियंस आउट ऑफ द पोवर्टी। तो ये बता रहा है द इम्पैक्ट ऑफ टारगेटेड पॉलिसीज, कि आपने टारगेट करके रखा है पॉलिसीज को और उसके अकॉर्डिंगली आप वर्क कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम इसको कंक्लूड करते हैं तो हम ये चीज़ कह सकते हैं दैट व्हाट वी हैव लर्न दैट चाइना हैज़, जब मार्केट रिफॉर्म्स हुआ और उन्होंने जब कलेक्टिव फार्मिंग को डिसमेंटल किया, तो वहाँ से हमने देखा कि चाइना की एक रिमार्केबल ग्रोथ हुई है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक एडेप्टेबिलिटी आई है और उसने टाइमली रिफॉर्म किया, वो रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट किया है। जैसे उन्होंने खुद को लिबरलाइज किया, प्राइवेटाइज किया और ग्लोबलाइज किया, तो इस पर फोकस रहा है। हालांकि इंडिया ने भी वो चीज़ कर दी है, बट वॉट इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड मोर ओवर द ह्यूमन डेवलपमेंट, कि इंडिया में जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि इंडिया में अभी तक ग्रोथ नहीं हुआ है उस लेवल का, तो जब तक आपके लेवल का वो ग्रोथ नहीं होगा तब तक आप डेवलपमेंट पे फोकस नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाट इकोनॉमिस्ट हैज़ बीन सेइंग अबाउट। हालांकि हमारी सरकार हमेशा हमें एक सहानुभूति दे रही है that we will be a part of a developed group sooner or later. I mean, उन्होंने target set किया है 2047, but this particular figure of 2047 that in the matter of just 20 to 23 years एक country को developed country बनाना जहाँ पे poverty almost 21% poverty है, so that is a difficult task, right? So anyway, so this was it from today's video. The coming video will be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.